Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूक्रेन का युद्ध तब तक नहीं बंद होगा जब तक यूक्रेन मिट नहीं जाएगा। अभी उर्सुला वॉन डर लेन जो भी नाम है ईयू चीफ बोलते हैं, एक यूरोपियन कमीशन का मीटिंग चल रहा था यूरोपियन यूनियन का, आज कल हुआ। वो बोलते हैं कि मैं तब तक मीटिंग से नहीं उठूंगी जब तक इसका फंडिंग नहीं हो। उसके पहले मैंने आपको बताया था यूरोक्लियर में, जो कि $200 बिलियन रशिया की कंट्रोल करता है फ्रोजन एसेट्स में, उसने बोला था हम $200 बिलियन रिलीज कर देंगे, और रशिया ने ऑलरेडी बोला कि हम आपको कोर्ट में लेके, और वो पैसा हम रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर है। आप किसी भी देश का पैसा जब्त नहीं कर सकते, यूरोपियन लीडर्स की मनमानी नहीं चल सकती। लेकिन उस पर यूरोपियन कमीशन का, यूरोपियन यूनियन का एक व्यू पॉइंट है कि हम वो पैसा यूक्रेन को देंगे। फिर ज़ेलेंस्की ने वहाँ पे अपील करी कि अगर, क्योंकि मैं यूरोप की रक्षा कर रहा हूँ, अगर आप मुझे फंडिंग नहीं करेंगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, हम लोग पीछे हट जाएंगे। ये बड़ा सीरियस डेवलपमेंट है। हमारे चैनल पे अंकित शाह जी और मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि यूक्रेन वॉर विश्व युद्ध तीसरे को हटाने के लिए ही किया गया था कि वो युद्ध ना हो। अब ज़ेलेंस्की यहाँ पे अड़ गए। मैट रूट जो नेटो के चीफ है, उन्होंने बोला कि ये युद्ध चलता रहना चाहिए और इसमें यूरोपियन यूनियन मस्ट कोऑपरेट और हम वेपन सप्लाई करेंगे। मैट रूट अमेरिका के पक्ष में बात करते हैं। अमेरिका ये युद्ध नहीं चाहता है, उसको मालूम है क्या होने वाला है, क्योंकि जो ब्लडशेड को ट्रम्प बोल रहे हैं अवॉइड करने के लिए अब बढ़ने वाला है अगर ये युद्ध चला। तो 2 साल के लिए यूरोपियन यूनियन ने फंडिंग दे दिया, कमिट कर दिया 2026 से 2027 के लिए 90 बिलियन यूरोस, करीब $100 बिलियन होता है। अमेरिकन कांग्रेस ने ज़ेलेंस्की को $400 मिलियन दे दिए, तो अब उसके पास काफ़ी पैसा आ चुका है। एक्चुअली $1.2 बिलियन मिलेगा अमेरिका से टोटल, मतलब उसके पास 2 साल के लिए $92 बिलियन पहुंच गया है। फिर ज़ेलेंस्की ने थ्रेटन किया कि अगर आप लोग पैसा नहीं देते हैं तो मेरी ड्रोन की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी और आपको ही युद्ध करना पड़ेगा वहाँ पे। अब ये जो खतरा था, ये जो धमकी थी, इट वर्कड ऑन यूरोपियन यूनियन, उन्होंने अप्रूव कर दिया। रशिया इस समय युद्ध जीत रहा है और रशिया की कैजुअलिटीज बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ड्रोन से उसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मल टैक्टिक्स होती हैं, पहले ड्रोन की फैक्ट्रीज तबाह की जाए, तो यूक्रेन में ही बन रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, और साथ में जो भी यूक्रेन जो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बोला कि मैं $60 बिलियन अफोर्ड कर सकता हूँ 2 साल तक, लेकिन उसके ज़्यादा नहीं कर सकता और मुझे 140 से ज़्यादा बिलियन चाहिए। इसलिए उसको 90 बिलियन यूरोस का ऑफर मिला, प्लस अमेरिका से भी उसको फंडिंग हुई। तो एक तरीके से यूरोप ने बोला हम तैयार नहीं हैं, आप 2 साल तक लगो, उसके बाद हम लोग कूद पड़ेंगे, तब तक रशिया बहुत कमज़ोर हो जाएगा। ये प्लान है यूक्रेन का, यूरोप का, कि आप लोग युद्ध करते रहो और 2 साल के बाद हम लोग कूद पड़ेंगे। पोलैंड से शुरू करेंगे। पोलैंड डर गया। पोलैंड ने बोला कि हम ये युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए यूक्रेन को फंडिंग करिए। पोलैंड के अंदर जर्मनी ने 2 पेटेंट मिसाइल सिस्टम लगा दी, जिसको रशिया यूक्रेन में बहुत बार ख़त्म कर चुका है। यूक्रेन, रशिया को मालूम। रशिया ने एडवांस में बेलारूस में ओरेश्निक मिसाइल सिस्टम लगा दिया, प्लस उसने S-500 भी लगा दिया, प्लस उसने S-500 को यूक्रेनी बॉर्डर पे लगाना शुरू कर दिया, प्लस उसने S-500 लगाना शुरू कर दिया यूरोप के अन्य बॉर्डर्स पे। जैसे यूनिट्स आ रही हैं वैसे वैसे लगाते जा रहे हैं, और मिसाइल प्रोडक्शन वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड होता है, हर जगह आप नहीं कर सकते, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 300 मिसाइल ओरेश्निक उन्होंने लगा दी है, मतलब 300 बना चुके हैं। तो इट इज़ ए बिग नंबर। अगर कोई स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करनी पड़ेगी, बाकी जगह ग्लाइड बॉम्ब से उनका काम चल ही रहा है हर जगह। प्लस जो एक्सपोर्ट्स हैं रशिया के ब्लैक सी से, वो भी अफेक्ट हुए हैं।
तो रशिया के पास कोई और चारा नहीं है कि ओडेसा को कैप्चर किया जाए, जो कि रशियन टाउन था, रशिया ने उसको बनाया था, जो कि बाद 91 में यूक्रेन के हाथ चला गया। और इन सब के पीछे आपको मालूम ही है अमेरिकन इन्फ्लुएंस काम करता है। उर्सुला वॉन डर लेन, मैट रूट, और ये दोनों अमेरिका से बहुत क्लोज संबंध रखते हैं और विक्टोरिया न्यूलैंड से भी संबंध रखते हैं। और फिर काहस काला काहेस, आई डोंट नो, ये जो लेडी है, इन्होंने भी अपना पक्ष रखा और इन्होंने वो डॉलर्स उनको रिलीज करने के लिए बोला। अब इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होता है? अगर युद्ध ये लंबा चलता है तो डेफिनेटली 2 साल के बाद न्यूक्लियर वेपन्स एक्सचेंज हो सकते हैं। वी आर लुकिंग एट 28 और 29। अगर न्यूक्लियर वेपन्स एक्सचेंज होते हैं तो अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ही सारे न्यूक्स को कंट्रोल करता है। फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स अगर एक्सचेंज होते हैं तो फ्रांस पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, जर्मनी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। जर्मनी में अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स हैं और यूके का कोई चांस ही नहीं। और इस पूरे डिस्कशन में यूके कहीं भी नहीं है। यूके ने अपनी तरफ से 1.2 बिलियन पाउंड्स ऑलरेडी कमिट किए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन होता है अप्रॉक्सीमेटली फॉर यूक्रेन। इतना अमाउंट जो है इमीडिएटली नीड्स टू बी ट्रांसफर टू यूके, कैश देना पड़ेगा। और यूरोपियन कंट्रीज इसको अपोज कर रही है। हंगरी अपोज कर रही है, फिर पोलैंड ने भी अपोज किया, फिर बेल्जियम ने भी अपोज किया, और भी कुछ 10-15 कंट्रीज इसको अपोज कर रही है। बट मेजॉरिटी ऑफ द ब्लॉक इज इन फेवर ऑफ फंडिंग। तो मतलब क्या हुआ कि अब रशिया के पास कोई और चारा नहीं है देन टू प्रेस द सीरियस ऑपरेशंस अगेंस्ट यूक्रेन इन यूक्रेन। तो आप 2-3 महीनों में देखेंगे कि ये ऑपरेशन बहुत इंटेंसिफाई होगा अंटिल मार्च। और अगर सिचुएशन बिकम्स वर्स देन यू आर लुकिंग एट ए वेरी सीरियस कन्फ्रंटेशन ऑन दैट सेक्टर। और अभी कोई भी यूरोपियन यूनियन में जब उनका हेल्थ केयर खराब चल रहा है, पॉपुलेशन के पास उनका इंटरनल सिचुएशन बहुत ख़राब है, इंटरनल सिक्योरिटी ठीक नहीं है, और यूरोपियन यूनियन जो है एक तरीके से उसने सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को हाईजैक कर लिया। तो अगर ये प्रेशर बढ़ता है तो यूरोपियन यूनियन टूटने की संभावना है। और अगर ये प्रेशर अगर रशिया की जीत होती है तो ये प्रेशर फिर कम होगा, क्योंकि फिर उसका युद्ध नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन अगर यूक्रेन की ताकत बढ़ती है, अगर पिछले 2-3 महीने में या उसके ऑपरेशन सक्सेसफुल होते हैं, तो रशिया के पास कोई और चारा नहीं रह जाता टू ड्रॉप द हैमर। और रशिया ने अपनी सारी मिसाइल्स को रेडी करके स्टेट में रखा हुआ है ऑन ऑल साइड्स, राइट फ्रॉम ईस्टर्न रशिया टू द वेस्टर्न रशिया, पूरी साइड में। एंड तो ये सिचुएशन कैन बिकम वर्स। अब भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत इसमें अपनी सुरक्षा के ध्यान कर रहा है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी तरफ ना आ जाए, और हमारा जो एक्सपोर्ट्स है और इंपोर्ट्स है वो वैसे ही चलते रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप यहाँ पे बड़ी मायने रखती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द ओनली पर्सन विच कैन कन्विंस यूक्रेन एंड रशिया टू कम टुगेदर। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं तो ये यूरोपियन यूनियन की विक्ट्री नहीं होगी, यूरोपियन यूनियन की हार होगी, यूएसए की हार होगी, उनकी ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन की हार होगी। तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत अगर कर भी देगा उनकी हार हो जाएगी, क्योंकि उनको युद्ध चाहिए। अगर भारत नहीं कर पाता है तो इसमें भारत का पोजीशन आएगा, ठीक है आपका स्टेचर है, थोड़ा आपका हमने सुन लिया, एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, आपने बहुत कोशिश करी, तो वी आर थैंकफुल टू यू, इतना हो जाएगा। लेकिन इसमें भारत और यूरोपियन यूनियन की रिलेशनशिप खराब हो सकती है, और भारत और यूएस की रिलेशनशिप तो ऑलरेडी खराब है। अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो इतिहास तो ये बताता है कलयुग में तो युद्ध चलते रहेंगे, झूठे युद्ध चलते रहेंगे। वियतनाम का युद्ध झूठा था, इराक और युद्ध झूठा था, सारे जितने भी इराक वॉर हुए, इजराइल ईरान का अटैक, वो सब झूठा था। ऐसे ही चलता रहेगा, तो वो तो चलता ही है। और भारत का पक्ष जो इंडिपेंडेंट एक है पावर,
अब दोनों यूरोप और यूएसए को भारत की जरूरत पड़ेगी फॉर ब्रेड एंड बटर, उनके भोजन के लिए, टू सप्लाई देम विद फूड। अफ्रीकन कंट्रीज को तो उन्होंने ऑलरेडी नोच लिया है, और अमेरिका के पास अगर वेनेजुएला का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उतना धन नहीं होगा कि वो वहाँ पे भी स्पेंड कर सके। तो अगर अमेरिका कूदता है उस युद्ध में तो पूरा विश्व कूदेगा। फिर उसके बाद अगर अमेरिका नहीं कूदता है देन ये सिचुएशन ऐसी चलती रहेगी टिल द लास्ट यूक्रेनियन, और अंत में जाके ज़ेलेंस्की हु इज अ मेजर थ्रेट टू दिस वर्ल्ड पीस, उसको ही लोगों को देखना पड़ेगा। सो सिचुएशन इज वेरी टफ, लेकिन हम लोगों को ऑब्जर्व करते रहना है। भारत तो एकदम सुरक्षित है इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। और अगर ये यूक्रेन युद्ध चलता रहा टिल द लास्ट यूक्रेनियन तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। वर्ल्ड वॉर 3 तभी होगा जब यूक्रेन युद्ध करता रहता है, मतलब यूक्रेन चला जाता है। उसके बाद अगर कोई यूरोपियन लीडरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम होगी देन यूरोपियन जो ईयू का लीडरशिप है विल ट्राई टू फोर्स ए वॉर, जिस पे यूरोपियन यूनियन टूट जाएगा। सो अंडर एनी सर्कमस्टेंस यूरोपियन यूनियन टूटने के पूरे आसार हैं, और उससे फ़ायदा किसको होगा? अमेरिका को बहुत होगा। वे डील ईजी टू डील विद इंडिविजुअल कंट्रीज, स्मॉल कंट्रीज एंड की बड़े। तो उस पूरे सबका यही है कि किसी भी तरह यूक्रेन टिल द लास्ट यूक्रेनियन लड़ता रहे, और दे ऑल होप कि रशिया बिकम्स वीक। लेकिन रशिया की इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, रशिया कैन सस्टेन ग्रोथ, सस्टेन दिस वॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। उसकी प्रोडक्शन लाइंस पूरी तरीके से काम कर रही हैं। भारत को भी बहुत सीखना चाहिए इससे कि हमको मिलिट्री प्रोडक्शन को लोकलाइज करना पड़ेगा। कोई भी फाइटर जेट वेस्टर्न नहीं होना चाहिए, कोई इंजन कंपोनेंट कुछ नहीं होने चाहिए अगर भारत को लंबा युद्ध लड़ना है। और भारत के लिए भी सेम सिचुएशन क्रिएट की जा रही है विद पाकिस्तान, और भारत तो बड़ा क्लेवरली उसको डील कर रहा है। एंड इसीलिए आप देखते होंगे सोच समझ के एक्शंस लिए जाते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, और क्योंकि वो दूसरा यूक्रेन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि भारत का स्टेज थोड़ा अलग है। वी हैव बिग पॉपुलेशन, और हमारा जो मिलिट्री प्रोडक्शन है वो इट हैज़ टू स्टिल कैच अप, उस पर काम चल रहा है बहुत ज़्यादा टू रीच द लेवल एट पार विद रशिया और इवन मोर विद रशिया फॉर इंडियन वेपन्स। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे मेंबर्स बनिए। मेंबर्स जब बनते हैं तो बहुत सारे धार्मिक वीडियोस आपको मिलते हैं, शास्त्र बेस, और बहुत सारे सीरीज वहाँ शुरू होने वाला है, शुक्र नीति, योग शास्त्र, और जो हमारे जो मुख्य सिद्धांत हैं उस पर भी हम लोग का शो चलने वाला है, उस पर आने वाला है। जैसे वैशेषिक, सांख्य, तर्क शास्त्र, योग, कर्म मीमांसा और वेदांत, इस पे शोज आने वाले हैं। सो और हमारे अगर आप गुरुकुल में जुड़ते हैं तो यू कैन लर्न दीज इन ए प्रॉपर वे, इन ए मेथोडिकल वे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। सी यू इन द नेक्स्ट शो।